नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो के साथ हम एनवायरनमेंट पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम 2013 से लेकर 2023 तक के सभी पीवाईक्यू को डिस्कस करेंगे जो यूपीएससी प्री में पूछे गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड। वन बाय वन हर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके कंसेप्ट को जानेंगे और उस कंसेप्ट से जुड़ी हुई बेसिक नॉलेज को जानेंगे, जिसको गेन करके आप उन टॉपिक से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को सोल्व करने के कैपेबल हो पाएँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे फौना डाइवर्सिटी, पोल्यूटेंट्स इन ड्रिंकिंग वाटर, मैमल्स, इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी। ये सभी क्वेश्चन यूपीएससी प्री 2013 में पूछे गए थे। अगर आप इन सब क्वेश्चंस को जानते हैं, इनके कंसेप्ट को जानते हैं, दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो में एक सिंपल वे में आप इन सभी क्वेश्चंस को और इनके पीछे के कंसेप्ट को, उसकी बेसिक नॉलेज को सीख पाएंगे। साथ ही साथ आप अपना एमसीक्यू सॉल्विंग एप्टीट्यूड डेवलप कर पाएंगे, जो आपकी मदद करेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को टैकल करने में। जैसा कि आप जानते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ना सिर्फ यूपीएससी में पूछे जाते हैं बल्कि अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो एक स्किल डेवलप होगी आपकी इन क्वेश्चंस को सोल्व कर करके। आर्ट ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग आपको कैपेबल बनाएगी किसी भी क्वेश्चन की ओरिजिन को ट्रेस करने में, कि ये क्वेश्चन बना कहाँ से है, किस टॉपिक से है, उस टॉपिक को कितना पढ़ने की ज़रूरत है, जिससे आप सभी क्वेश्चंस को उस टॉपिक से जुड़े हुए सोल्व कर पाएँ। कीवर्ड की बेसिक नॉलेज आपको कैपेबल बनाएगी यूपीएससी जो हर साल पीवाईक्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछती है। जैसा आपने पहले देखा, हमने पॉलिटी की पीवाईक्यू सीरीज कंप्लीट की है 2013 से 2023। हमने इकोनॉमी की पीवाईक्यू सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं 2013 से 2023। इसमें हर साल कुछ न कुछ क्वेश्चंस या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्टली ऑप्शन से, कीवर्ड से रिपीट हो रहे हैं। उसके लिए आपको पीवाईक्यू की बेसिक नॉलेज, इन डेप्थ नॉलेज होनी बेहद ज़रूरी हो गई है, जिससे आप कुछ कोर क्वेश्चंस जो आपको लीड देंगे एग्जाम में, वो गलत ना हो। फाइनली आप अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर पाएंगे और रिवाइज कर। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस। नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग: स्टार टोरटोइज, मॉनिटर लिजार्ड, पिग्मी हॉग, स्पाइडर मंकी। Which of the above are naturally found in India? A 1, 2 and 3, 2 and 3, 1 and 4, 1, 2, 3 and 4। इस पॉइंट पे आप वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से जो भी आपकी नॉलेज है, जितना भी आपने पढ़ा है, उस बेसिस पे क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई आपको टर्म समझ में ना आए, उसकी हिंदी ट्रांसलेशन देखिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप उसकी इंग्लिश में पढ़ के भी कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं। इन दिस केस करेक्ट आंसर इज ए, यानी इन चार में से सिर्फ 3 ही नेचुरली इंडिया में पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं वो? एक तो स्टार टोरटोइज है, एक मॉनिटर लिजार्ड है और एक पिग्मी हॉग है। स्पाइडर मंकी इंडिया में नहीं पाया जाता, ये मेनली सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में पाया जाता है। इनके बारे में डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले है स्टार टोरटोइज। ये क्या है? ये एक टोरटोइज स्पीसीज है जो इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका में पाई जाती है। खासकर जो ड्राई एरियाज है और स्क्रब फॉरेस्ट हैं, उनमें ये मेनली रहते हैं। इनको वल्नरेबल डिक्लेयर किया गया है किसके द्वारा? IUCN रेड लिस्ट के द्वारा, जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। वो एक लिस्ट जारी करती है कि भाई कौन कौन सी स्पीसीज वर्ल्ड वाइड थ्रेटन्ड हैं। थ्रेटन्ड की कैटेगरी में भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। IUCN क्या है, ये लिस्ट किस बारे में है, इसके बारे में आप पढ़ के और कमेंट में हमें बताएं कि ये किस बारे में बात करती है, कितनी कैटेगरी। इसमें वल्नरेबल कैटेगरी में स्टार टोरटोइज को रखा गया है, क्योंकि इसका जो हैबिटेट जहाँ पे रहता है उसका लॉस हो रहा है और पोचिंग वगैरह की एक्टिविटी इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड के लिए की जा रही है। देन
इसको हाईएस्ट प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करने की बोली गई है किसके द्वारा, साइट्स की एक अपेंडिक्स 1 की लिस्ट आती है उसके द्वारा। साइट्स क्या है इसके बारे में भी आप सर्च करके पढ़ के कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, साइट्स का मतलब क्या। स्टार टोरटोइज दिखता ऐसा है, उसके ऊपर आप देख सकते हैं स्टार टाइप के ये वो बने रहते हैं, शायद इसीलिए इसको स्टार टोरटोइज बोलते हैं। नेक्स्ट इज मॉनिटर लिजार्ड। मॉनिटर लिजार्ड ये लिजार्ड हैं जीनस वेरिनस ग्रुप की। देन जीनस वेरिनस मतलब जीनस एक रैंकिंग सिस्टम है जो बायोलॉजी में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स जब करते हैं तो उसमें एक टैक्सोनॉमिक रैंक दी जाती है कि भाई जो स्पीसीज से ऊपर हैं और जो फैमिली से नीचे हैं। ये एक रैंकिंग सिस्टम है, ज़्यादा डिटेल से इसके बारे में यहाँ जानने की ज़रूरत नहीं, मगर एक बेसिक आइडिया में होना चाहिए जीनस का मतलब क्या। जीनस वेरेनस से ये बिलोंग करते हैं मॉनिटर लिजार्ड। ये खासकर अफ्रीका, एशिया और ओशियना में पाए जाते हैं। इंडिया जैसा हम जानते हैं एशिया में है, तो ये इंडिया में भी पाए जाते हैं। इनकी लेंथ मिनिमम 20 सेंटीमीटर होती है और मैक्सिमम 3 मीटर तक होती है। ये कारिनोवोरस हैं नेचर में, मतलब जो मीट खाने वाले होते हैं, कारिनोवोरस। देन देर इज पिग्मी हॉग। ये भी एक पिग की स्पीसीज है जो इंडिया में पाई जाती है, खासकर जो हिमालय की साउथर्न फुटहिल्स है वहाँ पे, और आसाम में जहाँ पे मानस नेशनल पार्क है वहाँ पे ये पाए जाते हैं। इनकी पॉपुलेशन 250 से भी कम है। इनको एंडेंजर्ड डिक्लेयर किया गया है IUCN रेड लिस्ट के द्वारा। और ये थ्रेटेंड बाई मतलब किस चीज़ से इनको खतरा हुआ है या किस चीज़ कौन चीज़ इनको दिक्कत दे रही है, लाइव स्टॉक ग्रेजिंग, फायर एंड पोचिंग। ये दिखने में ऐसे होते हैं। स्पाइडर मंकी के बारे में बात करते हैं। ये इंडिया में नहीं पाया जाता, इनको ये मतलब एक टॉलेस्ट कैटेगरी में आते हैं और मोस्ट इंटेलिजेंट मंकी इनको माना जाता है। ये खासकर अमेरिका यानी सेंट्रल और साउथ अमेरिका, मैक्सिको से ब्राज़ील तक का जो एरिया है वहाँ पे ये पाए जाते हैं। इनमें खास एबिलिटी है कि ये ब्रीडिंग कर सकते हैं कैप्टिविटी में, और ये बहुत टाइप की आवाज़ें भी निकाल सकते हैं। हैबिटेट लॉस की वजह से, जो लॉगिंग और लैंड क्लियरिंग की वजह से हो रहा है, उससे इनको खतरा पहुंच रहा है। देन दे हैव लॉन्ग लिम्स एंड वेरी प्रीहेंसिबल टेल्स। प्रीहेंसिबल टेल्स का मतलब ये है कि जैसा कि आप इमेज में भी देख पा रहे हैं, इनकी पूंछ ऐसी होती है कि वो लकड़ी वगैरह को या किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ लेती हैं, उस पर लिपट जाती हैं और उसकी मदद से इधर से उधर कूदने में भी इनको मदद मिलती है। ये काफ़ी सोशल एनिमल है, यानी एक टाइप से बड़े सामाजिक हैं। ये ग्रुप में रहते हैं, 35 मतलब लोगों का एक टाइप से ग्रुप होता है। देन दीज आर डिक्लेयर्ड एंडेंजर्ड, सम 5 स्पीसीज वल्नरेबल। एक स्पीसीज जो इनकी वल्नरेबल है और एक स्पीसीज क्रिटिकली एंडेंजर्ड डिक्लेयर हो रखी है IUCN रेड लिस्ट के द्वारा। Which of the following can be found as pollutants in the drinking water in some parts of India? Arsenic, sorbitol, fluoride, formaldehyde, uranium. Select the correct answer using the codes given below. 1 and 3 only, 2, 4 and 5 only, 1, 3 and 5 only, 1, 2, 3, 4, 5. सी इज़ द करेक्ट आंसर। किस बारे में बात हो रही है? सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है कि भाई ड्रिंकिंग वाटर में इंडिया के कुछ हिस्सों में कौन कौन सी चीज़ें पोल्यूटेंट यानी प्रदूषक के रूप में कंसिडर की जाती हैं। इसमें ठीक आंसर है आर्सेनिक, फ्लोराइड एंड यूरेनियम। ऑर्बिटोल और फॉर्मल्डिहाइड को कंसिडर नहीं किया जाता है। डिटेल से देख लेते हैं। मेजर पोल्यूटेंट्स पानी के इंडिया के केस में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट। कुछ हैवी मेटल्स आर्सेनिक, लीड, मरकरी, फ्लोराइड, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स, टोटल डिजोल्व्ड सॉलिड्स एंड क्लोरीन एंड क्लोरेमाइन, क्रोमियम, कैडमियम, आयरन, यूरेनियम। ये सब चीज़ें पानी में एज ए पोल्यूटेंट मानी जाती हैं, पाई जाती हैं इंडिया के केस में, जो पानी को खराब करती हैं। इनके मेन सोर्स क्या हैं, यानी ये सारी चीज़ें कहाँ कहाँ से आती हैं। खासकर ये सारी चीज़ें जो एग्रीकल्चरल सेक्टर का रन ऑफ है, खेती के पानी का रन ऑफ है, वो नीचे ज़मीन में भी जाता है उस पानी में
जैसा कि आप जानते हैं फर्टिलाइज़र वगैरह पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ होते हैं। दैन सीवरेज वगैरह का पानी है, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज है रिवर्स वगैरह में, कैनल्स वगैरह में, वो सब चीज़ें पानी को में ये चीज़ें रिलीज़ करती। देन अगर ऐसा पानी कोई पीता है तो क्या क्या दिक्कतें होती हैं। ये कोलेरा से रिलेटेड, टाइफाइड, स्किन डिजीज, कैंसर, डेंटल स्केलेटल फ्लोरोसिस, बेबी ब्लो सिंड्रोम इन इन्फेंट्स, एंड देन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इश्यूज, किडनी इश्यूज, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स। इस टाइप की अलग अलग बीमारियां खराब पानी की वजह से होती हैं। कंसिडर द फॉलोइंग एनिमल्स, सी काउ, सी हॉर्स, सी लायन, विच ऑफ द अबव इज और आर मैमल या मैमल्स। इनमें से मैमल कौन से हैं, यानी स्तनधारी कौन से हैं। 1 ओनली, 1 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1, 2 and 3। बी इज द करेक्ट आंसर, यानी सी काउ और सी लायन स्तनधारी हैं। सी हॉर्स स्तनधारी की कैटेगरी में नहीं है। क्या हैं ये, इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए मैमल किस चीज़ को बोला जा रहा है, यानी स्तनधारी जो जीव हैं वो कौन से हैं। ये एक स्पेशल ग्रुप है एनिमल्स का जिनमें कुछ खास फीचर्स होते हैं। क्या, सबसे पहले कि तो उनमें स्तन होते हैं, मेमरी ग्लैंड्स जिनको इंग्लिश में बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि भाई जो भी उसमें फीमेल्स हैं यानी मादा जो हैं वो अपने बच्चों को दूध पिला सकती हैं। मेल्स में भी स्तन होते हैं लेकिन वो दूध पिलाने की कैपेबिलिटी उनमें नहीं होती। देन देर आर हेयर और फर ऑन देयर बॉडीज, लाइव बर्थ देते हैं वो अपने बच्चों को। और एंडोथर्मिक उनका नेचर होता है। एंडोथर्मिक से मतलब ये है वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को खुद से ही रेगुलेट कर सकते हैं। उनके कुछ खास किस्म के अलग अलग तरह के दांत होते हैं जो उनको खाने पीने में अलग अलग हैबिट्स को मेंटेन करने में मदद करते हैं। कुछ एग्जाम्पल जो मैमल्स हैं जैसे टाइगर है, एलिफेंट है, लायन है, रैबिट है, फॉक्स वगैरह, ये सभी मैमल्स हैं। सी काउ और सी लायन भी मैमल की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद सी काउ है कि भाई सी काउ क्या होती है। सिरेना जिसको बोलते हैं, ये एक हर्बीवोरस मैमल है। हर्बीवोरस से मतलब क्या है, जो प्लांट वगैरह खाती हैं। ये कहाँ पे पाई जाती हैं, जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, पानी से जुड़े हुए इकोसिस्टम्स हैं, जैसे रिवर, स्वैम्प्स वगैरह, एस्टुअरीज, मेरीन वेटलैंड्स, कोस्टल मेरीन वाटर्स ऑफ सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, वेस्ट अफ्रीका, इंडो वेस्ट पैसिफिक ओशियन। इन सभी एरियाज में ये पाई जाती हैं। इनकी लंबाई 2.5 से 4 मीटर तक होती है और इनका वेट लगभग 1500 केजी होता है, एक का वेट। देन इनको वल्नरेबल डिक्लेयर किया गया है IUCN लिस्ट के द्वारा। इमेज में आप देख सकते हैं सी काउ कैसी दिखती है। देन देर इज सी लायन, इनको सील्स भी बोलते हैं या पिनी पैड्स भी बोलते हैं। ये कार्निवोरस होती हैं नेचर में, यानी मीट ईटर्स जिनको बोलते हैं। ये भी मैमल है। ये सेमी एक्वेटिक इकोसिस्टम में पाई जाती हैं, खासकर ओशियंस में, दोनों हेमिस्फीयर में, नॉर्थ में भी साउथ में भी, ऑलमोस्ट हर जगह मिलती हैं ये। इनकी लंबाई अराउंड 2.4 मीटर होती है जो मेल्स हैं इनमें, और जो फीमेल है उनकी लंबाई 1.8 मीटर होती है। मेल्स का वेट लगभग 300 केजी मिलेगा और फीमेल में जो वेट मिलेगा वो लगभग 100 केजी मिलेगा। इनकी खासकर 3 स्पीसीज जो ऑस्ट्रेलियन, गैलापागोस और न्यूजीलैंड में सी लायंस हैं उनको एंडेंजर्ड डिक्लेयर किया जा चुका है। आफ्टर दैट देर इज सी हॉर्स। ये क्या है, ये एक सी में मरीन, स्मॉल मरीन फिश जो होती है वो है, ये मैमल नहीं है। यानी फिश और मैमल अलग अलग चीज़ होती हैं, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। इट बिलोंग्स टू सिनगनाइड फैमिली एंड ए फैमिली ऑफ फिशेज विच इंक्लूड्स और सी हॉर्सेज, पाई फिशेज एंड सी ड्रैगन्स। मतलब ये इस फैमिली से बिलोंग करती है। मेरा प्रोनाउंसिएशन शायद गलत हो, आप गूगल पे चेक कर सकते हैं कि इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है। मैंने ट्राई की है इसको ठीक करने की, बट स्टिल यू कैन चेक। सिनगनाइडे फैमिली जो है इसमें 3 टाइप की ये
चीज़ें इंक्लूडेड हैं, यानी सी हॉर्सेज, पाई फिशेज और सी ड्रैगन, इन तीनों को कंबाइन करके इस फैमिली का नाम है। देन दे आर फाउंड इन शैलो ट्रॉपिकल और टेम्परेट सॉल्ट वाटर अराउंड द वर्ल्ड। इनकी जो लंबाई हो ये बेहद छोटी हैं, 1.5 से 35 सेंटीमीटर तक। ये इमेज में आप देख सकते हैं। कुछ इनकी शेप हॉर्स जैसी, घोड़े जैसी होती है, इसलिए इनको सी हॉर्स का नाम दिया गया। In the grasslands, trees do not replace the grasses as a part of an ecological succession because of A. Insects and fungi, B. Limited sunlight and paucity of nutrients, C. Water limits and fire, D. None of the above. इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में बात हो रही है कि भाई जो ग्रासलैंड्स हैं वहाँ पे इकोलॉजिकल सक्सेशन की जब बात आती है तो ट्री जो हैं, पेड़ जो हैं, वो घासों को रिप्लेस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी रहती है, फायर वगैरह की वजह से। फायर वगैरह है मतलब एक डिस्टरबेंस जो रहती है एनवायरनमेंट में। वो क्या डिस्टरबेंस है उसके बारे में बात करेंगे। उसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है इकोलॉजिकल सक्सेशन है क्या। इकोलॉजिकल सक्सेशन अगर एक सिंपल शब्द में बोले तो ये एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। किस चीज़ की प्रक्रिया? बदलाव की प्रक्रिया। किस चीज़ में बदलाव? जो भी पेड़ पौधे जीव जंतु किसी एरिया में रहते हैं उनकी कंपोजिशन में, उनके शरीर में, उनके रहने सहने में, उनके पर्यावरण में जो बदलाव आते हैं उस चीज़ को इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं। ये दो टाइप का है। नंबर एक प्राइमरी सक्सेशन, जिसका मतलब ये है कि जहाँ भी मिट्टी नहीं है, यानी वेयर देयर इज़ नो सोइल, ये वहाँ पे ही माना जाएगा। यानी प्राइमरी सक्सेशन कैसी जगह पे होगा? जहाँ मिट्टी नहीं है वहाँ पे जो पाइनियर स्पीसीज हैं, पाइनियर स्पीसीज मतलब जो लिचन्स वगैरह हैं, मॉसिस वगैरह हैं, वो उस सिचुएशन पे, उन सिचुएशंस में जहाँ मिट्टी वगैरह नहीं है वहाँ पे वो सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि उनमें ये कैपेबिलिटी रहती है, उनमें वो वहाँ पे सरवाइव करके उस एरिया को धीरे 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 कंडीसिव बनाते हैं। किस चीज़ के लिए? सबसे पहले तो वो मिट्टी बनाते हैं वहाँ पे। मिट्टी बनने के बाद दूसरे पेड़ पौधे वगैरह वहाँ पे पैदा होने शुरू होते हैं। लीचन मोसिस वगैरह आप इमेज में देख सकते हैं। आपने खुद भी कई जगह जहाँ पे सिर्फ पत्थर ही पत्थर है, मान लीजिए चट्टाने चट्टाने हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा ये मोसिस हैं, मोस जिसको बोलते हैं। ऐसे छोटी छोटी हरी हरी घास आपने देखी होगी। दिस इज लीचन एंड दिस इज ऑल्सो लीचन। चट्टानों पे जो बिल्कुल छोटे छोटे से आप देख सकते हैं, वो पौधा भी नहीं है लेकिन वो एक अजीब सी लेयर आ जाती है। वो लेयर मतलब बेहद हार्श कंडीशंस में, यानी जहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है या फिर अलग अलग मतलब टाइप की डिस्टर्बेंसेस हैं, उनमें वो सरवाइव कर जाते हैं। और ऐसी जगह पे जहाँ मिट्टी नहीं है वो धीरे 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 इन चट्टानों को तोड़ के, मतलब बिल्कुल स्लो प्रोसेस रहती है, वो मिट्टी बनाते हैं और मिट्टी में फिर वो धीरे धीरे पेड़ वगैरह पैदा होने की सिचुएशंस बनती है। इस सारी प्रक्रिया को प्राइमरी सक्सेशन बोला जाता है। सेकेंडरी सक्सेशन ये है कि ऐसी जगह बदलाव आने प्लांट्स और एनिमल की स्पीसीज में जहाँ पे पहले से मिट्टी है लेकिन कुछ डिस्टरबेंस की वजह से, जैसे आग लग जाती है वाइल्ड फॉरेस्ट में, फ्लड वगैरह आ जाती है, या फिर कोई और वजह बनती है जहाँ से एकदम डिस्ट्रक्शन हो गया, ख़राब हो गई चीज़ें, तो वहाँ पे दोबारा से लाइफ शुरू होना, चीज़ों का शुरू होना, वो सेकेंडरी सक्सेशन है। इसकी खास बात यह है कि वहाँ मिट्टी पहले से होती है। जो भी पाइनियर स्पीसीज हैं वो इस एरिया में आती हैं और वो धीरे धीरे कंडीसिव कंडीशंस बनाती हैं। इसमें कौन कौन सी स्टेजेस हैं, यानी जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है इसमें सबसे पहली स्टेज है इनिशियल स्टेज, जिसको पाइनियर स्टेज भी बोलते हैं। इसमें जो पाइनियर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे लीचन्स वगैरह, मोसिस, एल्गे, बैक्टीरिया, ये सब उन हार्श कंडीशंस में धीरे धीरे खुद को डाल लेते हैं, वहाँ पे रहना खुद के लिए पॉसिबल बना लेते हैं। हार्श कंडीशन से मतलब क्या है कि ऐसी जगह जहाँ बिल्कुल ज़मीन बंजर है, खाली है, सब कुछ, कोई मिट्टी नहीं है, बेहद हाई टेम्परेचर है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह की कमी है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है,
ऐसी सख्त कंडीशंस में, ऐसी मुश्किल हालातों में जो पायनियर स्पीसीज़ हैं वो रहना सीखती हैं, उनमें ये कैपेबिलिटी होती है और वो धीरे धीरे वहाँ पे कंडीसिव कंडीशंस बनाती हैं, मतलब रहने लायक कंडीशंस बना लेती हैं, जैसे मिट्टी वगैरह बनाती हैं जहाँ पे और पेड़ पौधों की ग्रोथ हो सके। ये पूरा होने के बाद एक इंटरमीडिएट स्टेज आती है, मतलब जो इसके बाद स्टेज आती है वो क्या है कि ये पायनियर स्पीसीज जो भी थी, मोसिस वगैरह, लिचन्स वगैरह, इनको रिप्लेस कर दिया जाता है किसके द्वारा, प्लांट स्पीसीज। यानी इन्होंने जो कंडीशन बनाई, इनकी कंडीशन बनाने से जिन पेड़ों की ग्रोथ हुई वो पेड़ ही इनको फिर रिप्लेस कर देंगे। यानी वो पेड़ जो प्लांट स्पीसीज आए, जैसे ग्रासेस वगैरह ज़्यादा होती हैं, हर्बेसियस प्लांट्स, श्रब्स वगैरह, झाड़ी वगैरह जो हैं वो इंटरमीडिएट स्टेज में ज़्यादा देखने को मिलती हैं। इनमें आपस में बेहद कंपटीशन रहता है क्योंकि रिसोर्सेज की कमी रहती है, जैसे पानी है, सनलाइट है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह है, जिससे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बढ़ती है क्योंकि इनमें आपस में कंपटीशन होगा, अलग अलग वैरायटी बढ़ेगी। और इस सिचुएशन पे जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो उतनी हार्श नहीं रहती जितनी प्राइमरी स्टेज पे थी, लेकिन एनवायरमेंटल कंडीशंस में हार्शनेस बरकरार रहती है कुछ कम लेवल पे। इसी केस में जो ग्रासलैंड्स हैं वहाँ पे जो ट्री हैं वो ग्रासेस को रिप्लेस नहीं कर पाते क्योंकि हार्श कंडीशंस हैं, फायर है, पॉसिटिव वाटर है, न्यूट्रिएंट्स की कमी है। एंड जब जो रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन चल रहा है उसमें जो ग्रासेस हैं वो ट्री के, जो पेड़ के बीज वगैरह हैं, छोटे पौधे हैं, उनको आउट compete कर जाती हैं, यानी उस कंपटीशन में एक टाइप से हरा देती हैं, उनको थका देती हैं। उस वजह से भी जो प्लांट वगैरह हैं वो सरवाइव नहीं कर पाते। ग्रासेस की मेजोरिटी ज़्यादा है, ग्रासेस वहाँ पे आराम से सरवाइव कर पाती हैं उन कंडीशंस में। एंड देन देयर कम्स ए थर्ड स्टेज जिसको क्लाइमेक्स स्टेज बोलते हैं। ये सक्सेशन का एंड पॉइंट माना जाता है। यहाँ पे काफ़ी स्टेबल सेल्फ सस्टेनिंग लाइफ होती है, पेड़ पौधे, बड़े बड़े पेड़, हर टाइप की वैरायटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होती है। तो इस टाइप से आपने देखा कि एक तो है इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है, इसके टाइप क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी में अलग अलग स्पीसीज जो हैं वो क्या क्या काम करती हैं अपना, किस टाइप की एनवायरमेंटल कंडीशंस रहती हैं, और उन एनवायरमेंटल कंडीशंस के बावजूद कैसे अलग अलग स्टेज का सक्सेशन होता है। यानी जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनकी जो स्पीसीज हैं उनमें किस तरह बदलाव आते हैं। इस टाइम जो फर्स्ट स्टेज है यहाँ पे आप देख रहे हैं पायनियर ऑर्गेनिजम्स डोमिनेट कर रहे हैं, वही सब कुछ करता धरता है, वही सारी लाइफ की कंडीशन बना रहे हैं, वही सारी एनवायरनमेंट की कंडीशंस को झेल रहे हैं। लेकिन जब सेकंड स्टेज आती है इनका रोल, पायनियर स्पीसीज का रोल ख़त्म हो जाता है क्योंकि इनकी जगह दूसरी चीज़ें बढ़कर पैदा होकर आ जाती हैं, जैसे घास वगैरह हैं, झाड़ियाँ वगैरह हैं, वो सब अपना रोल प्ले करना स्टार्ट कर देती हैं। एनवायरनमेंट की कंडीशंस सुधर जाती हैं, कुछ कम, मतलब हार्श एनवायरनमेंट हो जाता है। एंड देन देर इज क्लाइमेक्स स्टेज। Which one of the following is the correct sequence of ecosystems in the order of decreasing productivity? A. Ocean, lakes, grasslands, mangroves. B. Mangroves, oceans, grasslands, lakes. C. Mangroves, grasslands, lakes, oceans. D. Oceans, mangroves, lakes, grasslands. क्या पूछा गया है कि इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी के कंटेक्स्ट में इन चार में से कौन सा, मतलब घटते क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे ज़्यादा किसकी प्रोडक्टिविटी है, उसके बाद किसकी, उसके बाद किसकी, एंड विच इज़ नंबर 4। सी इज़ द करेक्ट आंसर। यानी जो मैनग्रोव्स हैं वहाँ पे इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, सेकंड नंबर पे ग्रासलैंड आते हैं, थर्ड इज़ लेक्स एंड फोर्थ इज़ ओशियन, अगर इन चारों कैटेगरी की बात हो रही है तो। किसी भी इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए इकोलॉजी क्या है। इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है किस चीज़ की, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जीव जंतु हैं, और उनका जो पर्यावरण है, उसके जो रिलेशन हैं उनके आपस में, उस चीज़ की साइंटिफिक स्टडी को इकोलॉजी बोलते हैं। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी है जहाँ पे आप इन ऑर्गेनिजम्स का
और इनके पर्यावरण का एक दूसरे से इंटरेक्शन देख सकते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में। इकोसिस्टम उस चीज़ को बोलेंगे। यानी इकोलॉजी तो ओवरऑल हो गई, इकोसिस्टम आपने किसी एक पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट कर लिया, इसी में यहाँ पे आप जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जो एनवायरनमेंट है, उनका आपस में इंट्रैक्शंस को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ये एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी है। फॉर एग्जांपल ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एंड देयर एनवायरनमेंट। इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी यानी इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी क्या है कि किसी भी इकोसिस्टम में किस रेट से ऑर्गेनिक मैटर पैदा किया जा रहा है, ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। ऑर्गेनिक मैटर क्या है? जो कार्बन बेस्ड प्रोडक्ट हैं जैसे प्रोटीन, लिपिड्स वगैरह। ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? जो ऑर्गेनिजम्स अपने खुद से ही खाना तैयार करते हैं, जैसे प्लांट वगैरह हैं, एल्गी वगैरह हैं, ये सब ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में आते हैं। इस चीज़ से क्या पता चलता है? अगर हमें ये रेट पता चल जाता है कि भाई इस रेट से किसी इकोसिस्टम में ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हो रहा है, तो उससे ये पता चलता है कि भाई उस इकोसिस्टम की क्या एबिलिटी है सोलर एनर्जी को कैप्चर करने की, उसको कन्वर्ट करने की किस चीज़ में, केमिकल एनर्जी। यानी जो प्लांट्स वगैरह हैं, फोटोसिंथेसिस से वो अपना फूड तैयार करते हैं, तो वो सोलर एनर्जी को कैप्चर करते हैं और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जो कि स्टोर रहती है किन चीज़ों में, जो ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट वगैरह हैं, उनमें केमिकल एनर्जी को स्टोर कर देते हैं। हाई प्रोडक्टिविटी मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो एंड थ्राइव देयर वेरी फास्टर ईजिली। मतलब किसी भी इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे अलग अलग वैरायटी के प्लांट और एनिमल्स ज़्यादा मिलेंगे, वो आसानी से बड़े हो सकते हैं, आसानी से वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा सूटेबल कंडीशंस यानी हाई प्रोडक्टिविटी की मैनग्रोव्स में है, क्योंकि वहाँ अलग अलग टाइप के पेड़ पौधे हैं, हर वैरायटी की सर्वाइवल की कंडीशंस हैं। देन सेकंड नंबर पे ग्रासलैंड्स हैं, थर्ड इज लेक्स एंड फोर्थ इज ओशियन। दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।